आज हमारा लेक्चर नंबर 43 है। लास्ट टाइम जो है मेरे ख्याल है मैंने फिशन रिएक्शन जो है उसको स्टार्ट किया था और फिशन रिएक्शन में 161 पेज पे थे शायद हम 163 पे थे नहीं 161 पे थे। जो मैंने आखिर में देखे ना क्या लिखवाया था लास्ट में 162 से अच्छा न्यूक्लियर फिशन जो है हमने लास्ट टाइम जो है ये तो इसके अंदर स्टडी कर लिया कि आप जब किसी पार्टिकल के साथ किसी एलिमेंट को बम्बार्ड करते हैं किसी पार्टिकल को एलिमेंट के ऊपर और वो एलिमेंट भी जो है हैवी हो, ठीक है, यानी कि ऐसा एलिमेंट के जिसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ज़्यादा हो तो उसके अंदर न्यूक्लियर फिशन होती है। न्यूक्लियर फिशन का मतलब ये है कि जो आपका न्यूक्लियस है वो दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट अप हो जाता है और उसके नतीजे में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है और उसके साथ कुछ पार्टिकल्स भी जो हैं वो निकलते हैं। तो ये हैन और स्ट्रेसमैन ने इसको 1939 के अंदर ये डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने यूरेनियम 235 92 जो है यूरेनियम 235 92 इसके ऊपर जो है उन्होंने बम्बार्ड किए स्लो न्यूट्रॉन्स। स्लो न्यूट्रॉन्स, ठीक है, स्लो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इसके ऊपर बम्बार्ड किए और उन्होंने देखा कि जब स्लो न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड किया गया है तो उसके बाद ये यूरेनियम जो है ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया और साथ में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली है और कुछ पार्टिकल्स भी जो हैं वो साथ बने हैं। अब आपको लास्ट टाइम भी लेक्चर में ये बताया था कि न्यूट्रॉन को यहाँ पर इसलिए यूज़ किया गया है कि न्यूट्रॉन जो है वो तो एक तो वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दूसरा वो एक हैवी एलिमेंट है और न्यूट्रॉन का ये होता है कि न्यूट्रॉन जो है उसकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर न्यूट्रॉन को प्रेफर किया गया है एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्टिकल्स। तो न्यूट्रॉन जो है वो यानी कि फिशन को इनिशिएट करने के लिए न्यूट्रॉन जो है वो एक आइडियल पार्टिकल के तौर के ऊपर जो है उसको लिया जाता है। तो जब स्लो न्यूट्रॉन जो है वो कोलाइड करता है, यहाँ पर अब आपने क्या है कि यूरेनियम लिया है, तो जब स्लो न्यूट्रॉन जो है वो कोलाइड करता है यूरेनियम के साथ न्यूक्लियस के साथ तो न्यू न्यूक्लियस बनता है, यानी कि कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा। वो कंपाउंड न्यूक्लियस कैसे बनेगा कि यूरेनियम 235 92 जो है वो एक न्यूट्रॉन को अपने अंदर कैप्चर करेगा। जब वो एक न्यूट्रॉन को अपने अंदर कैप्चर करेगा तो हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस बन जाएगा। जब वो कंपाउंड न्यूक्लियस बन जाएगा तो अब ये कंपाउंड न्यूक्लियस जो है ये आगे से क्या करेगा, ये डिसइंटीग्रेट होगा, ठीक है, यानी कि इसके अंदर जब गया न्यूट्रॉन अनस्टेबल तो ये पहले ही था लेकिन उसने मज़ीद उसको अनस्टेबल जो है वो कर दिया और ये दो न्यूक्लियाई के अंदर जो है जिनके एटॉमिक मासेस होंगे उनके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हम अच्छा दूसरी बात यहाँ पर ये कि अब यहाँ पर लफ्ज़ यूज़ किया है स्लो न्यूट्रॉन। क्वेश्चन राइज होता है कि वाई वी आर सेइंग दैट इट इज़ ए स्लो न्यूट्रॉन, ठीक है। तो स्लो न्यूट्रॉन का लफ्ज़ हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम यहाँ पर ये चाहते हैं अभी कि कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन किया जाए।
अगर आप फास्ट न्यूट्रॉन करेंगे तो मे बी कि उससे जो फिशन रिएक्शन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाए। तो ये जो स्ट्रासमैन और हैन ने किया था, इन्होंने स्लो न्यूट्रॉन को यूज़ किया। अब स्लो न्यूट्रॉन का क्या मतलब है कि उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो जब स्लो न्यूट्रॉन जो है उसकी वेलोसिटी कम होगी तो इसका मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि काइनेटिक जो 1/2 mv² के बराबर होती है। तो फास्ट न्यूट्रॉन के मुकाबले में इसकी एनर्जी कम होगी। इसलिए जब ये कैप्चर करेगा न्यूक्लियस इसको यूरेनियम का, तो वो अनस्टेबल तो होगा, लेकिन चूंकि पीछे से एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, इसलिए उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेट नहीं होगी या इजेक्ट नहीं होगी या उसमें से इसका मतलब है कि ऐसा स्लो न्यूट्रॉन से आप फिशन रिएक्शन जो है उसकी पेस को, जिस तरह फास्ट बॉलर की पेस नहीं होती है, उसकी पेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन अ स्लो न्यूट्रॉन, जब स्लो न्यूट्रॉन जो है इज कोलाइड विद यूरेनियम न्यूक्लियस, जब ये कोलाइड करता है यूरेनियम न्यूक्लियस के साथ, द न्यू कंपाउंड न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। तो एक नया कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म हो जाता है विद द कैप्चर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के कैप्चर से एक नया कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो बन जाता है। ठीक है, दिस न्यूक्लियस इज अनस्टेबल, ये न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है एंड splits up into two nuclei of medium atomic masses। यानी कि वैसे तो हैवी एलिमेंट है ना, लेकिन हैवी एलिमेंट ने जब कैप्चर किया न्यूट्रॉन को, तो वो जब कन्वर्ट हो जाएगा कंपाउंड न्यूक्लियस के अंदर, तो उसके नतीजे में अब आगे से जो दो एलिमेंट बनेंगे उनके मीडियम एटॉमिक मासेज होंगे। मीडियम एटॉमिक मासेज से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, इन बिटवीन उनके एटॉमिक मासेज होंगे, ना बहुत कम होंगे और ना ही बहुत ज़्यादा होंगे। मीडियम एटॉमिक मासेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो जो इक्वेशन है, the equation for fission reaction, अगर आप इक्वेशन राइट डाउन करें फिशन रिएक्शन के लिए, तो यूरेनियम 23592। अच्छा, एक मैं आपको और बात यहाँ पर बता दूं कि हम यहाँ पर यूरेनियम का ये 23592 आइसोटोप यूज़ कर रहे हैं। यूरेनियम के दूसरे भी आइसोटोप हैं, यूरेनियम 23892 भी है, यूरेनियम 23992 भी है, लेकिन हम यहाँ पर ये वाला यूरेनियम 23592 आइसोटोप इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि द मोस्ट कंफर्टेबल आइसोटोप विच कैन इनिशिएट, जो कि इनिशिएट कर सकता है आपके कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन को। यानी कि जहाँ पर, अभी मैं इसकी डिटेल में जाऊँगा आगे, लेकिन जहाँ पर कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन, यानी कि कंट्रोल्ड का मतलब है कि उसमें इतनी एनर्जी ना लिबरेट हो जाए कि वो हर चीज़ को तबाह ही कर दे। आप जैसे एटॉमिक बम होता है, एटॉमिक बम के अंदर कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन नहीं होता, उसके अंदर अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन होता है। तो ये यूरेनियम 23592 जो है ये मोस्ट सूटेबल, सबसे ज़्यादा ये सूटेबल आइसोटोप है
कौन सा इनिशिएट करने के लिए? कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। इसलिए हमने यूरेनियम 23592 जो है वो यूज़ किया। न्यूट्रॉन को उसके ऊपर बम्बार्ड किया तो हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस बना यूरेनियम 23692, और ये आगे से दो पार्टिकल्स x प्लस y के अंदर होगा, एक न्यूट्रॉन निकलेगा और साथ में Q अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, अब क्या हुआ है कि यूरेनियम 23592 जो है उसने एक न्यूट्रॉन कैप्चर किया, और न्यूट्रॉन कैप्चर करने के वजह से एक हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस बना यूरेनियम 23692। अब यूरेनियम 23692 जो है ये एक अनस्टेबल आइसोटोप है। यूरेनियम 236 ये क्या है? अब ज़ाहिर बात उसने कैप्चर किया है तो वो अनस्टेबल हुआ है। तो ये जो फिर आगे x और y दो न्यूक्लियाई के अंदर जो नियरली सेम साइज़ के होंगे उनके अंदर स्प्लिट अप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब यूरेनियम 23592 captures a neutron a compound nucleus of uranium 23692 is formed, which is unstable and disintegrates into two nuclei of almost same size। ये शायद प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ये जिक्र हुआ था कि जब फिशन रिएक्शन जो है वो अकर करता है तो उसके अकर करने के नतीजे में हमारे पास जो दो न्यूक्लियाई बनते हैं वो दो न्यूक्लियाई जो हैं वो तकरीबन सेम साइज़ के होते हैं। यानी कि दो न्यूक्लियाई बनने का मतलब ये है कि दो नए एलिमेंट जो हैं वो बने हैं। यूरेनियम ने न्यूट्रॉन को कैप्चर किया तो अब ये x और y क्या हैं? ये दो नए एलिमेंट हैं, ये बने हैं, न्यूट्रॉन्स निकले हैं और Q अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है। अब जो न्यूट्रॉन्स का निकलना है वो भी डिपेंड करता है कि आपका फिशन रिएक्शन जो है वो किस नेचर का है। ठीक है, आपका फिशन रिएक्शन जो है वो किस नेचर का है। मास्क जो है वो लगा के रखें, खांसी हो रही है, उसकी वजह यह है कि एक नया कोरोना वायरस आ गया, 5वीं लहर शुरू हो गई है और 10-12 दिन आपके काला है, इसके बाद काला बंद हो जाएगी। ठीक है, उसका नाम है माइक्रोन, नया वायरस आ गया। ठीक है, और उसके अंदर यह है कि आपको पता भी नहीं चलता, अलामात ज़ाहिर ही नहीं होती हैं। ठीक है, और एक दिन के बाद बंदे के फेफड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए जो है वो एहतियात बहुत लाजम है। ठीक है, मास्क जो है उसको लगा के रहते हैं, हाथों को सैनिटाइज़ करना ज़रूरी है और ऐसी जगहों पे जाने से परहेज़ करें और वो जुड़ के बैठने से भी परहेज़ करें। ठीक है, समझ आ गई है बात। ये 5वीं लहर आ चुकी है यूरोप के अंदर और बाकी मुल्कों के अंदर। रोज़ाना के 70-70 हज़ार केस आ रहे हैं इसी के माइक्रोन के, और उसमें पता भी नहीं चलता। एक दिन के अंदर बंदा जो है वो ICU के अंदर चला जाता है और उससे अगले दिन जो है वो बच गया तो बच गया, नहीं तो फिर अल्लाह के पास। ठीक है, तो वेरी डेडली क्योंकि इसके अंदर 32 म्यूटेशंस हुई हैं। ज़ाहिर बात है कि ये वायरस जो है ये मैन मेड है, वो ख़ुद बनाते हैं, उसको म्यूटेट करके उसको फैलाते हैं। ठीक है, तो अब 32 म्यूटेशन उसके अंदर की हुई हैं। जो ज़ाहिर बात आप लोगों ने वैक्सीन भी लगवाई होगी, शायद कॉलेज के अंदर लगी हुई है ना, वो वैक्सीन भी उसके ऊपर असरदार नहीं है। ठीक है, तो ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो कोई मिले उसको भी बताएं, ये आपका फ़र्ज़ है। दिस इज़ मैन मेड वायरस विद 32। जो कोरोना फैलाया गया था वो ह्यूमंस ने फैलाया हुआ है।
32 म्यूटेशन हैं। 32 म्यूटेशन का मतलब है कि वो पिछले के मुकाबले में 600 गुना ज़्यादा डेडली हो चुके हैं आप, ठीक है, 600 गुना। यानी कि जिसको लगेगा उसको कोई अलामात आएंगी, उसको पता ही नहीं लगेगा, तो अगले दिन जो है वो उसको सांस ही नहीं आएगी, उसको ऐसे लगेगा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा सांस बंद हो गया, उसके फेफड़े ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक दिन के तो जूं ही अंदर जाता है, वायरस का क्या होता है कि जब वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो उसको मल्टीप्लायर लग जाता है, ठीक है। यानी कि एक गया ना अंदर, तो फिर वो लाखों करोड़ों अरबों के अंदर जो है वो बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। समझ आ रही है बात? तो ये जो है ना, इट इज़ वेरी डेंजरस, और एहतियात करें इसके अंदर, ठीक है। कंजस्टेड जगहों पर बिल्कुल ना जाएं, ठीक है। शॉपिंग करनी है अगर, तो मार्टों के अंदर जो बंद होते हैं उनके अंदर कतर ना जाएं, खुली दुकानों से जो है वो चीज़ें लें, ठीक है। बिल्कुल इकट्ठे जुड़ के मत बैठे हैं, थोड़ा सा फासला रख के बैठे हैं, ठीक है। और गले मिलना या हाथ मिलाना या जो इस तरह की चीज़ें हैं इनसे परहेज़ करें, ठीक है। यही है तरीका, बाकी जो है वो तो अल्लाह मालिक है, इंसान तो कोशिश ही कर सकता है, ठीक है। ये फिफ्थ इसको वेव वो कह रहे हैं, और इस वक्त यूरोप के अंदर रोज़ाना के जो हैं 30 से 35 हज़ार बंदा इसकी वजह से मार रहा है, ठीक है। अभी पाकिस्तान जो है वो हमारे पास 15-20 दिन के बाद पहुंचता है, अब इधर भी आना शुरू हो गया, यहाँ पर भी केसेस इंक्रीज़ होने शुरू हो गए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 10-15 दिन आपका काला नहीं, इसके बाद बंद हो जाए, क्योंकि अभी से उन्होंने पाबंदियाँ तो लगानी शुरू कर दी हैं, ठीक है। तो इससे बचने का वाहिद तरीका यही है कि आप एहतियात जो है ना, जितनी ज़्यादा एहतियात कर सकते हैं वो करें, ठीक है। अच्छा जी, खैर ये आपको बातें बतानी, जो मैंने ये आपको भला क्यों बातें बताई हैं, इसलिए बताई हैं कि अब आप ये कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, 14-15 हैं ना। अब इन 14-15 में से हर एक का फ़र्ज़ है कि वो आगे से 3-4 को बताए। इस तरह क्या होगा, बात स्प्रेड होगी। जब बात स्प्रेड होगी तो लोगों तक अवेयरनेस पहुंचेगी, फिर वो हिफाजती इक़दाम। ये जो है ना बातें बनी है, कोरोना कुछ नहीं होता, इसे कुछ ना, ये बंदे ने खुद बनाया हुआ है, ये इंसानों ने खुद बनाया। ये अमेरिका चाइना इतनी बड़ी पावर थी, उन्होंने खुद बना के, इसलिए तो इतना म्यूटेट हो जाता है। अल्लाह ताला के बनाए हुए वायरस के अंदर इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा म्यूटेशंस नहीं आती हैं, ठीक है। अब 32 म्यूटेशंस बना के, उनको पता है B1125 इसका नाम है इस वायरस का, और माइक्रोन उन्होंने दिया है, इसके अंदर 32 म्यूटेशन हुई हैं, और इसकी स्पाइक प्रोटीन इतनी ख़तरनाक है कि वो जो आपने वैक्सीन लगवाई हुई है या मैंने लगवाई है वो इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होती है, ठीक है। तो ये अब आपका फ़र्ज़ है कि आगे से आपको जो बंदा मिले आप उसको ये बात बताएं, ताकि हर बंदा जो है वो जितनी एहतियात कर सकता है। बाकी तो अल्लाह का काम है, लगना है तो फिर लग के रहेगा, लेकिन यह है कि इंसान की कोशिश होनी ज़रूरी है। इंसान जब कोशिश करता है तो फिर अल्लाह ताला उसको उससे बचाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये दो जो है इसके नतीजे में बन के, और न्यूट्रॉन जो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये न्यूट्रॉन का निकलना भी जो है ना, अभी ये मैंने एक जर्नल एक इक्वेशन जो है वो राइट डाउन की है यहाँ पर, ये न्यूट्रॉन का यहाँ से निकलना भी जो है इस पर भी पेस डिपेंड करती है किसकी, फिशन रिएक्शन की। यानी कि 2 न्यूट्रॉन निकले हैं, 3 न्यूट्रॉन निकले हैं, कितने निकले हैं न्यूट्रॉन, जब आपका एक फिशन रिएक्शन यानी कि एक रिएक्शन अकर किया, तो उसके ऊपर भी ये, वो हम अभी आगे जाके उसको स्टडी करेंगे कि वो किस तरह इसके ऊपर डिपेंड जो है वो करती है। तो ये जो हमारे आपके पास एक्स एंड वाई हैं, ठीक है, ये क्या है, ये फिशन फ्रैगमेंट्स हैं, ठीक है। इनको आप क्या कहेंगे, फिशन फ्रैगमेंट्स, फिशन के अंदर जो चीज़ें बनी हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हमारे पास होते हैं और जो क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि फिशन रिएक्शन जो है, अब इसमें चूंकि एनर्जी लिबरेट हो रही है, फिशन रिएक्शन के अंदर एनर्जी लिबरेट हो रही है, एनर्जी निकल रही है, तो इसकी फिर क्यू वैल्यू क्या होगी, अगर एनर्जी रिलीज हो तो क्यू वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। एज द एनर्जी is liberated into the reaction, so the Q value
is positive and hence fission reaction is a exothermic रिएक्शन। तो फिशर रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, एंडोथर्मिक नहीं है। एंडोथर्मिक के अंदर क्या होता है कि एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब होती है, तो इसमें तो एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि ये क्यू वैल्यू जो है ये क्या, ये एनर्जी की वैल्यू है जो रिलीज हो रही है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, अब अगर हम जो इसके टिपिकल जो रिएक्शंस हैं उनको राइट डाउन करें अगर, ठीक है, ये तो मैंने जनरल इक्वेशन राइट डाउन किया ना, अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स बनते हैं अब वो ज़रा हम देखते हैं। अब एक मिनट, क्या कह रहे हैं? ओ नहीं नहीं, इसमें तो सिस्टम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। मैंने आपको उस दिन भी ये बात बताई थी कि जो फिशन और फ्यूजन का रिएक्शंस है ना, इनका सबसे बड़ा सोर्स जो है वो सन है, और सन का आपको पता टेम्परेचर कितना होता है, 10 की पावर 5 केल्विन, 10 की ताकत 5 केल्विन टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये क्यों सन का इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि वहाँ पर मुसलसल कॉन्टीन्यूसली फिशन और फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं। देखें आप, जब एक न्यूक्लियस जो है वो न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करेगा, अब यूरेनियम का मसला 23592 आइसोटोप है, इसने न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व किया, ये तो पहले ही इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है, ये पहले ही अनस्टेबल है, यानी कि इसकी एनर्जी तो पहले ही बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से आपने इसके ऊपर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया है। अब वो न्यूट्रॉन भी एनर्जी लेके आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या करेगा, वो जब इसके अंदर कैप्चर होगा, एंटर होगा, तो वो अपनी एनर्जी जो है वो सारी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इसके जो पार्टिकल्स हैं, तो क्या होगा, अब उन पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर को क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो हाईली इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी या हीट रिलीज होती है। इसलिए कहते हैं जिधर एटम बम फटता है वहाँ पे कोई चीज़ नहीं रहती है, हर चीज़ जल जाती है, ठीक है, वो जला देता है हर चीज़ को, जो उसके रास्ते के अंदर चीज़ आती है वो जल जाती है, उसी वक्त राख बन जाती है, ठीक है। तो ये बड़े हाई टेम्परेचर के ऊपर ये, और जब आपने इसको रिएक्टर के अंदर जब आप फिशर रिएक्शन करवाते हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं, वो फिशर रिएक्शन जब आप करवाते हैं तो वहाँ पर भी आपको बड़ा हाई टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, यानी कि ये रिएक्शन करता ही अकर जो है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके जो टिपिकल रिएक्शंस हैं, the typical fission reactions, जो हमारे पास टिपिकल फिशन रिएक्शंस हैं, इनमें पहले नंबर पर आप देखें कि यूरेनियम 23592 प्लस न्यूट्रॉन, कंपाउंड न्यूक्लियस बना यूरेनियम 23692 का, और इसके नतीजे में बेरियम 14456 और क्रिप्टॉन 9236 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स 10 और क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। इसको कहते हैं आप, ये एक रिएक्शन है। उसके बाद दूसरा एक और देखते हैं, यूरेनियम 23592 प्लस न्यूट्रॉन, फिर बना यूरेनियम 23692 और नियॉन 14054 प्लस स्ट्रोंशियम
94 38 प्लस 2 न्यूट्रॉन्स और Q अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये दूसरा हो गया। अच्छा, अब पहला जो रिएक्शन है ये वाला, इसके अंदर हमारे पास बेरियम और क्रिप्टॉन बने हैं, ठीक है, और 3 फास्ट न्यूट्रॉन्स जो हैं वो निकले हैं और Q अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है, ठीक है। ये जो पहला फर्स्ट रिएक्शन है, इसके अंदर कौन से बने हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन, और 3 न्यूट्रॉन निकले हैं और Q अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है। रिएक्शन 2 के अंदर नियॉन 140 और स्ट्रोंशियम 94 बने हैं, जिसमें 2 न्यूट्रॉन्स जो हैं निकले हैं। अब ये जो आपके पास फ्रैगमेंट्स हैं, यानी कि ये जिसके अंदर कंपाउंड न्यूक्लियस आपका कन्वर्ट हुआ है, ये मोस्टली अनस्टेबल होते हैं और ये डिके करते हैं, और जब ये डिके करते हैं तो इनमें से इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल निकलता है। यानी कि जो ये फ्रैगमेंट्स बने हैं ये वाले, ये भी अनस्टेबल होते हैं, और ये अनस्टेबल होने की वजह से जब ये डिके करते हैं तो इनमें से बीटा पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। तो द फिशन फ्रैगमेंट्स are unstable, and when they decay, the electron or beta particle is emitted. तो इसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल जो है वो एमिट होता है। अच्छा, अब यहां तक आपको कुछ इनसाइट डेवलप हो गई है कि व्हाट इज फिशन रिएक्शन, ठीक है। अब फिशन रिएक्शन जो है ये एक चेन रिएक्शन होता है, यानी कि ये जब एक दफ़ा इनिशिएट हो जाता है तो उसके बाद फिर चलता ही चला। चेन होती है ना, चेन, उसके अंदर आप देखें कि वो उसके जो जॉइंट्स लगे होते हैं वो एक दफ़ा लगते जाते हैं लगते जाते हैं लगते जाते हैं, तो वो चेन बढ़ती 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 ही चली जाती है। तो फिशन रिएक्शन जो है ये भी एक चेन की तरह अकर करता है, यानी कि ये जब एक दफ़ा इनिशिएट हो जाता है तो ये बार बार होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से ये इतना डिस्ट्रक्टिव और डेडली है, ठीक है, इसी वजह से ये इतना डिस्ट्रक्टिव और डेडली है, ठीक है, कि इसमें एक दफ़ा शुरू हुआ तो अब जारी बात है एक रिएक्शन में Q वैल्यू निकली है, उसके नतीजे में फिर दूसरा रिएक्शन हुआ, फिर Q वैल्यू निकली, फिर रिएक्शन अब Q वैल्यू निकलती जा रही है, तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि फिर कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। यानी कि ये वाला जो रिएक्शन है ये बार बार हो रहा है। ये जो लिखा आपने चेन रिएक्शन का मतलब है कि ये रिएक्शन बार बार हो रहा है, एक दफ़ा नहीं हो रहा। ये जब एक दफ़ा आपने करवा दिया रिएक्टर के अंदर या एटम बम के अंदर, तो उसके बाद इसने रुकना नहीं है। इसीलिए जिस जगह पर एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है वो वहाँ पर एक चेन की सूरत में धमाके होने शुरू हो जाते हैं, वो धमाके होते चले जाते हैं।
ये आप अगर फिक्शन मूवीज़ देखें तो उनके अंदर वो दिखाते हैं कि जहाँ पर एटम बम का धमाका होता है तो वो उसमें देखें कि वो होते ही चले जाते हैं, मतलब वो जिस जगह पर बम गिरता है वो एकदम दिखाते हैं कि सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो नीचे गिरनी, फैलता चला जाता है, वो इतनी तेज़ी के साथ उसके अंदर एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुए, चलते चले गए, मगर रुकता ही नहीं है। वो एक जगह के ऊपर आप गिराएं तो हो सकता है पता नहीं कितने मीलों तक जो है वो रिएक्शन कंटिन्यू रहे और जो जो चीज़ उसके रास्ते में आएगी वो उसको तो वो बर्बाद करता चला जाएगा। इसलिए जो फिशन रिएक्शन होता है ये चेन रिएक्शन होता है, ठीक है। ये एक दफ़ा इनिशिएट हो जाए तो उसके बाद ये रुकता नहीं है। फिशन चेन रिएक्शन। तो जो एमिशन है न्यूट्रॉन का, जो एमिशन होता है किसी भी फिशन रिएक्शन के अंदर, उसकी वजह से ये न्यूट्रॉन्स जो होते हैं इस रिएक्शन को सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन बना देते हैं। सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन का मतलब यह है कि जो खुद ब खुद से होना शुरू हो जाए, यानी कि आपने एक दफ़ा यूरेनियम 23592 के ऊपर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया, उसके नतीजे में बेरियम बन गई, क्रिप्टॉन बन गया, जो भी स्ट्रांशियम या नियॉन बन गए। क्यों अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई? 3 न्यूट्रॉन निकले या 2 न्यूट्रॉन निकले। अब ये 3 या 2 न्यूट्रॉन जो है ये आगे से फर्दर, क्योंकि न्यूट्रॉन ही जब आप इंसिडेंट करते हैं यूरेनियम के ऊपर तो वो ही फिशन को इनिशिएट करता है। तो जब फिशन होता है तो उसके अंदर भी न्यूट्रॉन्स ही निकल रहे हैं, और वो न्यूट्रॉन जो निकल रहे हैं वो क्या करेंगे? वो फर्दर फिशन को इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से इन न्यूट्रॉन्स की एमिशन की वजह से जो आपका न्यूक्लियर रिएक्शन है वो सेल्फ सस्टेन्ड हो जाता है। सेल्फ सस्टेन्ड या परचुअल जिसको कहते हैं, यानी कि खुद ब खुद से होना शुरू हो जाए। न्यूट्रॉन निकले, अब जाहिर बात है 3 न्यूट्रॉन निकले, हो सकता है वो तीनों न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम के साथ रिएक्शन करें, फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, वो फिर उसके साथ रिएक्शन करेंगे यूरेनियम के साथ, फिर 3 न्यूट्रॉन निकले, तो ये तो सिलसिला इस तरह चलता ही चला जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि फिशन रिएक्शन जो है वो क्या है? वो एक चेन रिएक्शन है, ठीक है। तो द एमिशन of the neutrons in the fission reaction, जो emission है न्यूट्रॉन्स की फिशन रिएक्शंस के अंदर, फिशन रिएक्शन में मेक्स इट पॉसिबल to have a reaction which is self sustained, क्योंकि सेल्फ सस्टेन्ड है, ये परचुअल है, यानी कि जो खुद ब खुद से शुरू हो जाए। अच्छा, अब जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं किसी भी फिशन रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियस के, कैन काज फिशन इन देयर नेबरिंग न्यूक्लियाई। अब जाहिर बात है प्रोड्यूस हुए हैं तो अब उसके नेबर के अंदर भी न्यूक्लियाई होंगे, तो वो उनके अंदर प्रोड्यूस करेगा और ज़्यादा न्यूट्रॉन्स, किसके लिए? फर्दर फिशन के लिए, ठीक है। मतलब नेबरिंग के अंदर अब वो जो नेबरिंग न्यूक्लियाई होंगे फिर जाके उनके साथ न्यूट्रॉन टकराएंगे, तो फिर फिशन और मज़ीद जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जब तक कि होल ऑफ द फिशनेबल मटेरियल इज़ नॉट डिसइंटीग्रेटेड। अब ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? जब तक कि पूरे का पूरा
वो जो मटेरियल था वो डिसइंटीग्रेट नहीं हो जाता। डिसइंटीग्रेट होने का मतलब है कि जब तक वो सारा का सारा डिके नहीं कर जाता, यानी कि पूरा यूरेनियम, हमें तो नहीं पता पूरा यूरेनियम कब डिके करता है, ठीक है, तो उतनी देर तक ये प्रोसेस जारी रहेगा। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि हाउ मच एनर्जी यू कैन हैव इन इट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स होते हैं उनकी तो हमें हाफ लाइफ का पता होता है, उनकी वैसे तो लाइफ का हमें पता नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनकी लाइफ जो है वो तो इनफाइनाइट होती है, फुल लाइफ जो है, तो हमें तो नहीं पता कि वो कब पूरा का पूरा डिके करेगा। तो इसका मतलब है कि जब यूरेनियम के अंदर एक दफ़ा आपने इनिशिएट कर दिया रिएक्शन, ठीक है, तो जब तक वो पूरे का पूरा मटेरियल डिसइंटीग्रेट नहीं हो जाता उतनी देर तक रिएक्शन चलता रहेगा, रुकेगा नहीं उतनी देर तक। उतनी देर तक जो है वो होते ही चले जाएंगे, एनर्जी जो है वो बार बार रिलीज जो है वो होती रहेगी, ठीक है। तो द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड in the fission can cause the fission in the neighboring nuclei. Producing more neutrons until the whole of the fissionable material is disintegrated. ठीक है जी, जब तक के पूरे का पूरा मटेरियल जो है वो डिसइंटीग्रेट नहीं करता। तो इस तरह का जो सच प्रोपोगेटिंग फिशन रिएक्शन होता है किसी फिशन एबल मटेरियल के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, फिशन चेन रिएक्शन, ठीक है। ये जो सेल्फ सस्टेनिंग, इस तरह का जो सेल्फ सस्टेनिंग है, सच अ सेल्फ सस्टेनिंग और प्रोपोगेटिंग, प्रोपोगेट का क्या मतलब होता है, फैलना, फैल रहा है ना। सेल्फ प्रोपोगेटिंग फिशन रिएक्शन is called fission chain reaction। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको हम फिशन चेन रिएक्शन का नाम देते हैं। सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ प्रोपोगेटिंग। ठीक है, यहाँ तक अब बात कुछ अंडरस्टैंड हो गई है, ठीक है। तो अब जो जितने भी न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं, चाहे 2 हुए हैं या 3 हुए हैं, वो फर्दर फिशन को प्रोड्यूस करते हैं और फिर चेन रिएक्शन जो है वो बिल्ट अप होता है और उसकी वजह से एक्सप्लोसिव वायलेंस, ज़ाहिर बात है जब वो चलता चला जाएगा तो धमाके होने शुरू हो जाएंगे। तो वो जो धमाके होने शुरू हो जाएंगे वो क्या है, वो एक्सप्लोसिव वायलेंस है, ठीक है। एक्सप्लोजन जो है वो तो जो कि हमारे लिए ना तो डिज़ायरेबल है
और ना ही वो पीसफुल है यूज़ ऑफ एनर्जी। यानी कि अगर फिशन रिएक्शन आपके इस तरह कर रहा है कि उसके अंदर एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, ठीक है, बार बार अकर करता जा रहा है, धमाके जो हैं वो होते चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भाई फिर इसकी एनर्जी तो आपकी किसी काम की ना हुई, ठीक है। ये एनर्जी तो आप किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? सिर्फ तबाही के लिए, तबाही और बर्बादी के लिए, ठीक है। आपको याद होगा कि वो जब सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर जो है अमेरिका ने 2 बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, तो उसमें कितनी तबाही हुई थी। अभी तक वहाँ पर जो नस्लें हैं वो डैमेज हैं और अभी भी वहाँ पर रेडियो एक्टिविटी के असरात हैं। उसकी वजह यह है कि जिस जगह पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो तो डिसइंटीग्रेट करते ही रहता है, कभी भी पूरा डिके नहीं करता। तो वो यही कहते हैं कि जी उस वक़्त जो धमाके किए गए थे आजकल के धमाकों के मुकाबले में वो जस्ट पटाखे थे, ठीक है। अब यानी कि जो एटॉमिक बम की जिस जगह तक पहुंच चुकी है टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो उस वक़्त पटाखे थे सिर्फ। तो वो देख लें कि उन पटाखों ने क्या हशर किया था। तो अब अमेरिका, रशिया या चाइना के पास जिस तरह के एटॉमिक बम है वो 2 या 3 चाहिए। अब 2 या 3 फायर कर दें तो आप एक पूरा मुल्क जो है एक ही बम के ज़रिए उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये आप ये फ़िक्शन की मूवीज़ देखा करें लाजमी, साइंस फिक्शन, उसके अंदर वो दिखाते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये खुद ही उनका अपना बनाया हुआ सिस्टम है और ख़ुद ही बना के लोगों को दिखाते भी वही हैं कि ये होना है और होता भी वही है, ठीक है। कि अगर सपोज करेंगे अगर न्यूक्लियर वार होती है तो न्यूक्लियर वार के नतीजे में क्या है कि हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जब आप न्यूक्लियर वार हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। हो सकता है कि आज से पहले भी कभी इंसान ने इतनी तरक्की की हो, ठीक है। आपको तो हिस्ट्री का नहीं पता, हो सकता है कि कोई ऐसा ज़माना हो आया हो कि इंसान इतनी तरक्की कर गया हो कि उस वक़्त भी लोगों ने बम बनाए हो और वार हुई हो और उसके बाद फिर इंसान जो है वो दोबारा पीछे चला गया हो और फिर वो दोबारा तरक्की करके जो है वो आज तक की टेक्नोलॉजी तक पहुँचा। ये हमें नहीं पता, वी कांट नो, दिस इज़ अ साइकिल, ये एक साइकिल है जो चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये इतना डेडली किस्म का रिएक्शन है। अभी ये मैं फिशन की बात कर रहा हूँ, अभी फ्यूजन की नहीं कर रहा। फ्यूजन जो होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इससे भी ज़्यादा होती है फिशन से भी। और सन के अंदर जो बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का वो फ्यूजन रिएक्शन। वो अगर हम पढ़ेंगे कि ये सन और जो स्टार्स हैं उनके अंदर जो है वो ये वाले रिएक्शन जो हैं वो अकर करते हैं। तो ये तो फिर इस किस्म का रिएक्शन जो है तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है पीसफुल पर्पज़ के लिए। देखा ना, ये तो बड़ा, इसके अंदर तो जितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे उस एनर्जी को। तो हमें तो चाहिए रिएक्शन ऐसा कि ज़रा स्मूथ हो और कंट्रोलेबल हो। सारी बातें, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो इस एनर्जी को किसी यूज़फुल पर्पज़ के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसी बात है ना, किसी यूज़फुल पर्पज़ में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो पीसफुल है इसके लिए स्टेडी और स्मूथ चेन रिएक्शन जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए फिर कंडीशंस अरेंज की जाती हैं, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है कि आपने यहाँ पर ये स्टडी किया है कि जब फिशन रिएक्शन अकर करता है, जो अभी आपने पीछे 2 रिएक्शन पढ़े हैं उनमें या 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं या 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं। वो जो 2 या 3 न्यूट्रॉन जो होते हैं वो फर्दर चेन रिएक्शन जो है उसको इनिशिएट करते हैं और इसी तरह चेन रिएक्शन जो है वो चलता चला जाता है और एनर्जी रिलीज़ होती रहती है। अब ये जो रिएक्शन चल रहा है ये पीसफुल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो अब हमें इस रिएक्शन के ऊपर कोई कंडीशंस इम्पोज करनी पड़ेंगी कि हम इसकी पेस को कंट्रोल कर सकें। बात समझा रही? पेस को कंट्रोल कर सके, बहुत तेज़ी से अकर कर रहा है इसकी पेस को, तो उसके लिए कंडीशंस करना पड़ेंगी। तो क्या कंडीशन अरेंज करेंगे कि सिर्फ एक न्यूट्रॉन जो है, मतलब जितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं
उनमें से एक न्यूट्रॉन जो है वो एक फिशन रिएक्शन जो है उसको प्रोड्यूस करे, और जो रिमेनिंग न्यूट्रॉन्स हैं वो या तो इस्केप हो जाएं या अब्जॉर्ब हो जाएं बाय सम मींस। यानी क्या मतलब ये है कि देखें, फिशन रिएक्शन हो रहा है, 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं या 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। अगर 3 न्यूट्रॉन ही आगे फर्दर फिशन क्रिएट करेंगे या 2 न्यूट्रॉन ही आगे फर्दर फिशन क्रिएट करेंगे, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा पेस के ऊपर अकर कर रहा है। लेकिन अगर उन 3 में से या 2 में से एक न्यूट्रॉन फर्दर फिशन क्रिएट करे और बाकी जो 2 न्यूट्रॉन या 1 न्यूट्रॉन है वो या तो रिएक्टर से बाहर निकल जाए, ठीक है, या वो रिएक्टर से बाहर निकल जाए, या वो रिएक्टर के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए, तो अब क्या है, अब फर्दर फिशन जो है वो सिर्फ एक न्यूट्रॉन इनिशिएट कर रहा है। तो अब पेस को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है ना। अब ये कंडीशन इंपोज की गई है इसको पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि इसको कंट्रोल करने के लिए। अभी जब 3 या 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं तो उस वक्त ये कंट्रोल्ड नहीं है। तो अगर आपने इसको पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करना है, अनकंट्रोल्ड है, वो तो फिर एटम बम भी है, वो क्या करेगा, वो तो तबाही मचाएगा। लेकिन अगर आपने इसको किसी पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करना है तो फिर जितने न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं आपको उनमें से बाकी न्यूट्रॉन्स को या तो रिएक्टर में से एस्केप करवाना पड़ेगा या रिएक्टर में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए और सिर्फ एक न्यूट्रॉन जो है वो फर्दर फिशन को जनरेट करे, ठीक है। तो इस तरह ये कंट्रोल्ड हालत में आपके पास जो रिएक्शन है वो आ सकता है। तो if all the neutrons produced in the fission reaction further produce fission reactions, the energy released will not be used for peaceful purpose. It can cause the explosions which are very dangerous and deadly. क्योंकि बहुत डेंजरस और डेडली जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो फॉर स्टडी एंड स्मूथ चेन रिएक्शन we have to impose the condition on the reaction that only one neutron out of 2 or 3 can produce further nuclear
फिशन रिएक्शन। ठीक है, वो 2 या 3 जो है उनमें से एक जो है वो फर्दर प्रोड्यूस करे। ठीक है, द अदर न्यूट्रॉन्स should be absorbed or escaped from the absorbed by non-fissionable material or escaped from the reactor। ठीक है, तो या तो उनको आप ऑब्जर्व कर लें या उनको न्यूक्लियस में से बाहर निकाल दें आप, रिएक्टर में से बाहर जहाँ पर फिशन का रिएक्शन हो रहा है उसमें से। तो अब क्वांटिटी जो डिटरमिन करती है कि वेदर द रिएक्शन विल कंटिन्यू एट स्टडी रेट, इंक्रीज और डिक्रीज, इज कॉल्ड द इफेक्टिव मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के। अब ये डिसाइड करना कि रिएक्शन जो है वो स्टडी है, डिक्रीज़ कर रहा है या इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसके लिए एक फैक्टर यूज़ किया जाता है ये फिशन रिएक्शन को डिसाइड करने के लिए कि फिशन रिएक्शन जो है वो तेज़ चल रहा है, आहिस्ता चल रहा है या दरमियानी स्पीड पे चल रहा है। उसके लिए एक फैक्टर होता है के फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जिसको कहते हैं, उसको यूज़ किया जाता है। वो डिसाइड करता है कि व्हाट इज़ द पेस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है उसकी पेस क्या है। तो द क्वांटिटी विच डिटरमिन्स, जो कि इन्वेस्टिगेट करती है या डिटरमिन करती है वेदर द चेन रिएक्शन will continue at steady rate, increase or decrease, is called effective मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के। तो इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के, जो कि डिसाइड करता है कि आपका रिएक्शन जो है वो किस रेट के ऊपर अकर कर रहा है, तेज़ हो रहा है, आहिस्ता हो रहा है, दरमियानी स्पीड के ऊपर हो रहा है। तो अब ये जो हमारे पास फैक्टर है इसको हम किस तरह यानी कि डिफाइन करेंगे। तो ये क्या, इट इज़ डिफाइंड एज, इसको अब इसको डिफाइन इस फैक्टर को, द रेशो ऑफ the rate of production of neutrons, यानी कि वो प्रोडक्शन रेट जिसके ऊपर न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसको आप क्या लेते हैं, पी से, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, टू द
combined rate of absorption A and leakage rate L of neutrons. तो अब आप अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये सारी डेफिनेशन किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? न्यूट्रॉन्स के साथ। ठीक है, इट इज डिफाइन द रेशियो ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन। रेशियो है कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने अब्जॉर्ब हो रहे हैं और कितने लीक हो रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ये बात बताई है कि भाई अगर फिशन रिएक्शन को कंट्रोल करना है तो फिर न्यूट्रॉन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जी ठीक है, यू आर राइट। कंट्रोल करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। अगर हम न्यूट्रॉन की प्रोडक्शन को कंट्रोल या कम नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए ये फिशन रिएक्शन एक अजाब बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये फिर अब डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस जो हैं उनके लिए इस्तेमाल होगा। तो अब ये फैक्टर जो है इसको हम लिखते हैं के पी ए प्लस एल। ठीक है, पी प्रोडक्शन है, ए अब्जॉर्प्शन है और एल जो है वो क्या है? वो लीकेज है। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि पी प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ए अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स और एल लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये सारा जो है ये हमारे पास फार्मूला आ गया जिससे आप ये अंदाज़ा करते हैं कि आपका जो रिएक्शन है उसने किस स्पेस के ऊपर अकर करना है। और के जो है, के फैक्टर, वो इसको डिटरमिन करता है, जिसका क्या है? इफेक्टिव मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। बता देंगे सर आप। तो अभी तक जितनी डिस्कशन हुई है उसमें हमें ये पता चला कि अगर फिशन को यूजफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर हमें फिशन जो है इसको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। और कंट्रोल करने के लिए हमें न्यूट्रॉन की जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल, अभी तक जितनी डिस्कशन हुई है उसके अंदर आपको ये अंदाज़ा हमने ये लर्न किया है यहाँ तक कि हमें न्यूट्रॉन की प्रोडक्शन जो है उसको रोकना पड़ेगा। अब जो टर्म अब्जॉर्प्शन है, ठीक है, ठीक है, ये जो अब्जॉर्प्शन की टर्म हमने यूज़ की है इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ अब्जॉर्प्शन। ये तमाम टाइप्स की अब्जॉर्प्शन को इंक्लूड करती है, सच एज दोज विच प्रोड्यूस फिशन, जो कि फिशन प्रोड्यूस करती हैं, एंड दोज which produce and are
reactions in the nuclear reactor। NR का मतलब जो न्यूट्रॉन के रिएक्शंस हैं उनको प्रोड्यूस करती है इन दी मटीरियल, यहाँ पर कह लें इन दी मटीरियल ऑफ, ये इधर से, इन दी मटीरियल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो जो फिशन चेन रिएक्शन है ये स्टेडी हो सकता है या क्रिटिकल हो सकता है, ठीक है। द फिशन चेन reaction can be steady or critical। स्टेडी रेट पे क्या हो सकता है या क्रिटिकल हो सकता है व्हेन K इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर K जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि आपका जो फिशन रिएक्शन है वो स्टेडी रेट के ऊपर हो रहा है या क्रिटिकल रेट के ऊपर अकर कर रहा है, ठीक है। मतलब एक मुनासिब पेस के साथ वो अकर कर रहा है अगर K जो है वो 1 के बराबर है। लेकिन अगर चेन रिएक्शन द चेन रिएक्शन बिल्डिंग अप explosive fast in atomic bomb, यानी कि बड़े फास्ट रेट के ऊपर हो रहा हो और सुपर क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल हो तो इस वक्त K जो है वो ग्रेटर दैन 1 होता है, ठीक है। यानी कि जब बहुत तेज प्योर होता है इट विल बी डाइंग और स्लो व्हेन K इज लेस देन 1। तो अगर K 1 है तो स्टेडी है, K ग्रेटर देन 1 है तो फास्ट है और K लेस देन 1 है तो स्लो है। ठीक है जी। उसके बाद अब आप आ जाएं, ये तो हो गया फिशन का, यानी कि मैंने आपको बता दिया कि फिशन क्या होता है, कैसे अकर करता है, ये सारा मतलब इसमें से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जितना पढ़ाया है अभी। दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो वो कहेगा कि राइट ए नोट ऑन फिशन रिएक्शन, क्योंकि थ्योरेटिकल है, ये समझने वाली बातें हैं, फिजिक्स इन्वॉल्व है। यहाँ वो कहेगा कि व्हाट इज फिशन रिएक्शन, डिस्कस कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन। ठीक है जी। तो कहाँ से पता चलता है कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड है? इस अफेक्टिव मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स। तो फिर आपको ये यहाँ तक सारा लिख कर आना पड़ेगा दोनों सूरतों में। अगर तो वो ये कहता है कि राइट है नोट, तो अब भी इधर तक लिखना है। अगर वो कहता है कि व्हाट इज चेन रिएक्शन, डिस्कस कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन, तो फिर ये सारा यहाँ तक आपने राइट डाउन करना है। ये एक सवाल जो है इसके अंदर से। अब आगे इसकी एप्लीकेशन जो है वो भी ज़रूरी है। सारी बात है, फिशन रिएक्शन आपने पढ़ा, इतनी ज़्यादा एनर्जी
रिलीज़ होती है तो फिर इसकी कोई एप्लीकेशन जो है वो भी होनी चाहिए। तो इसकी एप्लीकेशन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स आ जाते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ही ये फिशन रिएक्शन जो है वो अकर करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स, तो न्यूक्लियर रिएक्टर एक डिवाइस है जिसके अंदर फिशन चेन रिएक्शन टेक प्लेस करता है एट कांस्टेंट रेट इन कंट्रोल्ड मैनर। ठीक है, क्या है? एक डिवाइस है जिसके अंदर फिशन चेन रिएक्शन अकर करता है एक कांस्टेंट रेट के ऊपर, यानी कि कंट्रोल्ड मैनर के अंदर। यानी कि ये वो डिवाइस है कि जिसके अंदर कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन अकर करता है। तो कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन कौन सा होता है? कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन वही होता है कि जिसमें 3 या 2 न्यूट्रॉन जो फिशन रिएक्शन के अंदर निकल रहे हैं उनमें से 1 या 2 को आप ऑब्जर्व कर लें और फर्दर फिशन के लिए सिर्फ 1 न्यूट्रॉन बच जाए। उन 2 में से या 3 में से सिर्फ 1 न्यूट्रॉन बच जाए जो फर्दर फिशन रिएक्शन को इनिशिएट करे। तो इस किस्म का जो फिशन रिएक्शन होता है उसको हम कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन करते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसके अंदर कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन जो है वो अकर करता है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि अ न्यूक्लियर रिएक्टर is a device in which fission chain reaction takes place at a constant rate in controlled manner। तो ये जो है बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है इसका मकसद ये होता है, पर्पज़ ये होता है कि ये यूज़फुल, पीसफुल या यूज़फुल पर्पसेस ऑफ एनर्जी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन जो है उसको इनिशिएट करता है। तो ज़ाहिर बात है कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन जो होता है उसके ज़रिए आप बिजली को प्रोड्यूस कर सकते हैं और बहुत सारे जो हैं वो फ़ायदे उससे हासिल किए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही होती है। तो जो ऑर्डिनरी चेन रिएक्शन है हमें पता है कि वो बहुत विगोरस होता है, अनकंट्रोल्ड जिसको कहते हैं, और उसमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि क्या काज करती है? डिस्ट्रक्शन, तबाही, बर्बादी। ठीक है, तो उसका तो काम ये है कि एटम बम बना लें, ठीक है, और दुनिया को तबाह कर दें। वो तो इसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है और होती है एटॉमिक बम्स के अंदर। लेकिन जो पीसफुल है उसके लिए ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो फर्मी जो था वो फर्स्ट था जिसने सजेस्ट किया था प्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल चेन रिएक्शन इन नेचुरल यूरेनियम। फर्मी आपने नाम सुना होगा साइंटिस्ट का। ठीक है, फर्मी was the first who suggested the production of controlled chain reaction in natural uranium।
नेचुरल यूरेनियम के अंदर। अब नेचुरल यूरेनियम जो है वो क्या करती है, कंटेनिंग 99.1% ऑफ uranium 238 and just 0.7% of uranium 235-92 with the help of moderators। ठीक है, तो अब जो यूरेनियम है उसके पता है आपके पास आइसोटोप्स हैं। तो जो यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं, ये फर्मी ने पहली दफ़ा इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। फर्मी वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन को न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, और इसने नेचुरल यूरेनियम यूज़ की थी। वो नेचुरल यूरेनियम जो है उसके अंदर 99.1% तो यूरेनियम 238 होता है। यूरेनियम 238 जो है ना, ये बेसिकली इस्तेमाल होता है एटॉमिक बॉम्ब्स के अंदर, या बल्कि आजकल एक और टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है जिसको पोलोनियम कहते हैं। पोलोनियम जो होता है वो आर्टिफिशली प्रोड्यूस किया हुआ जो है वो आइसोटोप है यूरेनियम का, उसको भी इस्तेमाल करते हैं एटॉमिक, वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, लेकिन पीसफुल पर्पज़ के लिए यूरेनियम 235-92 को यूज़ किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि यूरेनियम 235-92 जो है इट इज़ जस्ट 0.7% ऑफ यूरेनियम, यानी कि जो नेचुरल यूरेनियम है उसके अंदर सिर्फ 0.7% जो है वो यूरेनियम 235-92 है। और यूरेनियम 235-92 जो है यही बेसिकली इस्तेमाल होता है कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, समझ आ रही है ना बात, बेसिकली ये वाला। और ये कितना है यूरेनियम का, सिर्फ 0.7, तो इसकी फिर इनरिचमेंट करनी पड़ती है, वो भी अभी आगे देखते हैं कि अच्छा। अब मॉडरेटर्स, इनके अंदर मॉडरेटर्स यूज़ करें। मॉडरेट लफ्ज़ है मॉडर्न से। ठीक है, मॉडरेट का मतलब दरमियाना। ठीक है, मॉडरेट का क्या मतलब होता है, मैं एक किसी कांस्टेंट पेस के ऊपर कोई चीज़ हो, कोई दरमियानी हो, उसको मॉडरेटर करते हैं। तो हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर मॉडरेटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, वो मॉडरेटर्स का क्या काम होता है कि वो न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करते हैं, क्योंकि अगर न्यूट्रॉन जो है रिएक्टर के अंदर बहुत फास्ट होगा तो फिर वो अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो हम मॉडरेटर्स की मदद से न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करते हैं। ठीक है, अच्छा खैर वो अभी जाएंगे हम उसके ऊपर, मॉडरेटर के ऊपर भी। तो जो मॉडरेटर है ये क्या है, ये एक एलिमेंट होता है, जैसे ग्रेफाइट है। ठीक है, जो लो एटॉमिक नंबर होते हैं जिनके, जैसे ग्रेफाइट है, हैवी वाटर है, या ब्रिलियम है। ठीक है, अब मॉडरेटर is an element of low atomic number like graphite, heavy water एंड ब्रिलियम। और जो ब्रिलियम है उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, ये यानी कि इनको आप, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको आप मॉडरेटर कहते हैं। इन एलिमेंट्स को कौन कौन से, ग्रेफाइट,
हैवी वाटर का होता है D2O, एक होता है H2O, एक होता है D2O ड्यूट्रियम वाला, वो उसको हैवी वाटर कहते हैं, और बेरिलियम। ठीक है, तो जो मॉडरेटर है फास्ट न्यूट्रॉन्स, इसका बेसिकली मकसद क्या है कि जो फास्ट न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी सेवरल मेगावाट के होते हैं वो रिलीज़ होते हैं फिशन के अंदर। ठीक है, वो कैप्चर्ड नहीं होते किससे, यूरेनियम 235 से, क्योंकि यूरेनियम 235 जो है ना वो कौन से न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व करता है, जो कि स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं। यूरेनियम 235 जो है वो, यानी कि जब न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर रिएक्शन अकर कर रहा है तो जो फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं उनको यूरेनियम 235-92 ऑब्जर्व नहीं करता। ठीक है, उसके लिए आपको यूरेनियम 238 वगैरह जो है ये यूज़ करने पड़ते हैं। तो स्लो न्यूट्रॉन्स जो हैं उनको यूरेनियम 235-92, मैंने शुरू में जब रिएक्शन लिखा था तो उस रिएक्शन के अंदर मैंने यूरेनियम 235-92 यूज़ किया था। तो मैंने आपको कहा था कि ये रिएक्शन जो है ये हम इस आइसोटोप के साथ करा रहे हैं क्योंकि ये आइसोटोप जो है ये रिएक्शन जो हो रहा है ये पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होगा। तो यूरेनियम 235-92 जो है वो ऐसा आइसोटोप है कि जिसकी मदद से आप कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो द फास्ट न्यूट्रॉन्स with energies of several मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिनकी एनर्जी जो है वो सेवरल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हो, रिलीज्ड इन फिशन, जो फिशन के अंदर रिलीज होते हैं, आर नॉट कैप्चर्ड बाय यूरेनियम 235-92। ये यूरेनियम 235-92 जो है इनको कैप्चर नहीं करता readily because uranium 235-92 captures slow न्यूट्रॉन्स, क्योंकि यूरेनियम 235-92 जो है वो किनको कैप्चर करता है, स्लो न्यूट्रॉन्स को वो कैप्चर करता है, जिनकी के एनर्जी whose energy is less than 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिनकी क्या एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस होती है। अब दूसरे साइड के ऊपर जो आपका यूरेनियम 238-92 है, यूरेनियम 238-92 कैप्चर्स, ये कैप्चर करता है फास्ट न्यूट्रॉन्स रेडिली, फास्ट न्यूट्रॉन्स को 238, ये एटॉमिक बम के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है। देन स्लो न्यूट्रॉन्स के मुकाबले में, बट नो फिशन अकर्स, लेकिन वो रिएक्टर के अंदर कोई फिशन जो है वो अकर
नहीं करता, क्योंकि वो रिएक्टर डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि उसके अंदर यूरेनियम 23592 जो है वो प्रोसेस करें। ठीक है जी। तो अब यहाँ तक हमें बात जो है वो समझ आ गई कि यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 अगर कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन करवाना है तो यूरेनियम 23592 जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अरे ये मिटा दो इसको। तो यूरेनियम 238 जो है वो यूज़ होता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी यानी कि एक्सप्लोसिव एनर्जी रिलीज होती है अनकंट्रोल्ड, और कंट्रोल्ड के लिए यूरेनियम 23592। अब जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, किसी भी फिशर रिएक्शन के अंदर द फास्ट न्यूट्रॉन्स इन द फिशन रिएक्शन in natural uranium are slow down इनको स्लो डाउन किया जाता है of their thermal velocities by colliding with stationary moderator न्यूक्लियाई। अब जो फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं, तो फास्ट न्यूट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी होगी, फास्ट थर्मल वेलोसिटीज होंगी। क्यों? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो थर्मल ही होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो फिर उनकी वेलोसिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो अब आप इनको स्लो डाउन करेंगे बाय कोलाइडिंग विथ स्टेशनरी मॉडरेटर न्यूक्लियाई, यानी कि वो जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके अंदर आपने ग्रेफाइट, बेरिलियम
या हैवी वाटर रखा हुआ है। तो जब फिशन का रिएक्शन अकर करेगा यूरेनियम के अंदर और ये फास्ट न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, जारी बात है इनकी बहुत स्पीड होगी, थर्मल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो ये उस मॉडरेटर जो आपने फिल किया हुआ है रिएक्टर के अंदर उनके साथ टकराएंगे। और जब ये उनके साथ टकराएंगे तो टकराने के बाद इनकी जो थर्मल वेलोसिटीज़ हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो हमें कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के लिए वेलोसिटीज़ को कम करना पड़ता है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है इसकी कि जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वेलोसिटीज़ को कम किया जाए। तो जो प्रोबेबिलिटी है कैप्चर करने की इन स्लो न्यूट्रॉन्स को यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई से, वो मच ग्रेटर है एज कंपेयर टू यूरेनियम 238। यानी कि यूरेनियम 235-92 जो है वो ज़्यादा प्रोबेबल है कि वो ज़्यादा स्लो न्यूट्रॉन्स को कैप्चर करता है एज कंपेयर टू यूरेनियम 238-92। ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ capturing slow neutrons by uranium 235-92 is much greater as compared to uranium 238-92। ठीक है, तो एक सस्टेन्ड न्यूक्लियर रिएक्शन को मेंटेन करने के लिए फिर यूरेनियम 235 जो है वो बड़ा अच्छा यूजफुल आइसोटोप है। ठीक है, टू मेंटेन द फिशन reaction in the nuclear reactor, uranium 235-92 is a very useful isotope of यूरेनियम। ये यूरेनियम का एक बड़ा यूजफुल आइसोटोप है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर या न्यूक्लियर पाइल के अंदर। अब जो आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो सारा आएंगे तो मुझे बता दें। ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना उसके अब यहाँ तक तो आपको पता चल गया जी, हम जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर जिसकी बात कर रहे हैं ये किस लिए हमने इस्तेमाल करना है, यूज़फुल पर्पस के लिए। तो हमें यहाँ पर स्लो न्यूट्रॉन्स चाहिए। अब न्यूक्लियर रिएक्टर के पार्ट्स कितने होते हैं? ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है बेसिकली इसके 6 जो हैं वो मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, parts of nuclear reactor। तो नंबर 1 पे हमारे पास होता है कोर, नंबर 2 पे होता है हमारे पास रिफ्लेक्टर, नंबर 3 पे हमारे पास होता है कूलिंग सिस्टम,
ठीक है। नंबर 4 पे होता है रेगुलेटिंग सिस्टम, ठीक है। नंबर 5 पे होता है बायोलॉजिकल शील्ड्स। नंबर 6 पे होता है मॉडरेटर। नंबर 7 पे होता है कंट्रोल रॉड्स। और नंबर 8 के ऊपर होता है हीट एक्सचेंजर। तो ये हमारे पास जो हैं ये मेन पार्ट्स हैं किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर के। 8 मेन पार्ट्स हैं। वैसे जो ज़्यादा होते हैं ये 4 ज़्यादा जिनको कंसिडर किया जाता है। कोर जो एफएससी में आप पढ़ते हैं ना, वो बताता है सिर्फ कोर, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड्स और हीट एक्सचेंजर। 4 ये जो एफएससी के अंदर जिनको डिस्कस किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमने ये 8 के 8 जो है इनको डिस्कस करना है। तो पहले नंबर पे जो है वो कोर है, ठीक है। अब कोर जो है जो फर्स्ट है नंबर 1 कोर, ये मेन पार्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर का, ठीक है। जो मेन पार्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर का, द मेन पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इज नोन एज कोर। उसको हम कोर कहते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर का मेन पार्ट है, ठीक है। कोर जो है ये कंटेन्स करती है यूरेनियम और कुछ मॉडरेटर जैसे ग्रेफाइट, हैवी वाटर या बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है। कोर contains uranium and moderators such as बेरिलियम, जैसे कि बेरिलियम है, ऑक्साइड, ग्रेफाइट और हैवी वाटर या हैवी वाटर जो है, ये हमारे पास जो है वो मॉडरेटर्स होते हैं। तो कोर जो है वो क्या है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ यूरेनियम सॉल्व इन हैवी वाटर। तो इस किस्म का जो रिएक्टर होता है जिसके अंदर मॉडरेटर के अंदर यूरेनियम को आपने मिक्स किया होता है, इसको हम होमोजीनियस रिएक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियर फ्यूल जो है उसको अरेंज किया जाए सेपरेट पोर्शंस ऑफ कोर्स के अंदर, यानी कि अब न्यूक्लियर का मिक्सचर क्या है, न्यूक्लियर का मिक्सचर यह है कि यूरेनियम है और यूरेनियम के अंदर मॉडरेटर्स हैं, तो उसका अलग-अलग सेपरेट उनको जो है वो अगर अरेंज किया जाए उसके पोर्शंस को, कोर्स को, इन दी फॉर्म ऑफ रॉड्स, यानी कि वो हर जो पोर्शन बना रहे हैं उसको एक रॉड की फॉर्म में आप बना दें, रॉड्स बना दें, उनकी सेपरेट रॉड बना दें जिसके अंदर मॉडरेटर हो। तो जो इस तरह का रिएक्टर होता है इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस रिएक्टर, यानी कि जिसके अंदर फ्यूल की डिफरेंट रॉड्स होती हैं, उस रिएक्टर को हम हेट्रोजीनियस रिएक्टर का नाम जो है वो देते हैं। तो इफ़ द कोर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, अगर कोर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ ए यूरेनियम salt into हैवी वाटर, हैवी वाटर के अंदर द रिएक्टर इज कॉल्ड
होमोजीनियस रिएक्टर। तो इस तरह का जो रिएक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस रिएक्टर। ठीक है, और अगर इफ न्यूक्लियर फ्यूल इज अरेंज्ड, अगर न्यूक्लियर फ्यूल जो है उसको अरेंज किया हो ऑन सेपरेट पोर्शंस ऑफ कोर्स in the form of rods की फॉर्म में, surrounded with moderator, और उसको सराउंड किया हो किससे, मॉडरेटर से, देन द रिएक्टर is called heterogeneous reactor। तो इस किस्म का जो रिएक्टर है उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस रिएक्टर। तो अब हमारे पास दो किस्म के रिएक्टर्स हो गए, यानी कि ये कोर के ऊपर आप कोर बेसिकली क्या है, कोर जो होती है वो मेन पोर्शन होती है किसी भी रिएक्टर का, हार्ट जो होता है मेन, यानी कि वो पोर्शन कि जिसके अंदर आपके पास यूरेनियम का फ्यूल है। अब यूरेनियम का फ्यूल कौन सा है, यहाँ यूरेनियम 238 है या यूरेनियम 235 है, उसका फ्यूल है। और ऑब्वियसली यहाँ पर जो फ्यूल है वो यूरेनियम 235 का है, क्योंकि यहाँ पर आपने उसको मॉडरेटर के साथ मिक्स किया हुआ है। तो मॉडरेटर का बेसिकली मकसद क्या होता है, मॉडरेटर का मकसद यही होता है कि वो न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करता है। ठीक है, तो अगर तो वो जो उसका मेन पार्ट है वो इस तरह हो कि उसकी कोर सिर्फ एक होमोजीनियस मिक्सचर हो, यानी कि साल्ट हो यूरेनियम का एक पूरा मिक्सचर है, एक ही मतलब पूरा एक ही है रिएक्टर के अंदर कोर है, तो उसको हम कहेंगे होमोजीनियस रिएक्टर। लेकिन अगर आपने उनकी डिफरेंट रॉड्स बनाई हुई हैं, ठीक है, यानी कि कोर्स जो है उनकी डिफरेंट रॉड्स बनाई हुई हैं, तो अगर आपने उनकी डिफरेंट रॉड्स बनाई हुई हैं तो फिर यानी कि वो जो मिक्सचर है, अब वो मिक्सचर क्या है कि यूरेनियम है, यूरेनियम के अंदर आपने मॉडरेटर जो है उसको ऐड किया है। तो अगर डिफरेंट रॉड्स बनाई हुई है, रॉड्स की फॉर्म में उसको रखा हुआ है उन कोर्स को, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो कोर जो होती है वो इन दो के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है।